ज़िंदगी ज़िंदगी सच्चे किस्से पार्ट 25। इस सेगमेंट में हम निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ वाक़यात पर बात करते हैं या उनके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। साल था 2004। भारत में लोकसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका था। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं उन दिनों घर पर था। तभी कुछ लोग आए मिलने को और उन्होंने बताया कि तुम्हें मंत्री जी बुला रहे हैं। मंत्री जी मीन्स ठाकुर दलवीर सिंह साहब। वो अलीगढ़ की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साझा उम्मीदवार थे, चुनाव लड़ रहे थे। उनसे हमारे पारिवारिक संबंध है, एक ही इलाके के हम लोग, तो उसकी वजह से वो मेरे पूरे कुनबे ख़ानदान को सबसे उनके अपने ताल्लुकात हैं। मैं भी उन्हें ताऊ कहता हूँ। तो जो लोग आए थे मैंने उनसे बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा नहीं चलना पड़ेगा और तनाव का वक्त है और ऐसे बुलाया। तो मैं अपना स्कूटर लेकर के और एक अपने साथ में नदीम को लेकर के उनके पास पहुंचा। अलीम लॉज जीटी रोड पर कैंप कार्यालय था, चुनाव का कार्यालय। वहाँ उनसे और उनके छोटे भाई डॉक्टर साहब से और महिपाल भाई साहब से, महिपाल सिंह जो उनका चुनाव का पूरा कार्यक्रम या उनका एक PSO का जैसा होते हैं वो काम देखते हैं अभी भी। तो मंत्री जी ने कि तुम घर में बैठे हो और चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में निकलो, और एक गाड़ी और एक ड्राइवर वो मेरे हवाले कर दिए बुला करके फ़ौरन ही। फर्रुखाबाद के जो पंडित जी थे वो ड्राइवर थे, मुझसे कम उम्र थे वो, और बहुत हंसमुख बड़े मजाक करते थे वो। और हर रोज़ कुछ पैसे भी वहाँ से मिलते थे। साथ ही मैं सब पूरी सब्ज़ी और पराठा पसंद करता हूँ खाने में, तो वहाँ पूरे वक्त भंडारा चलता रहता था सुबह से शाम तक। तो फिर ये हुआ कि हर रोज़ हम जाते थे सुबह को, और वहाँ से फॉर्म दे करके इलाके में जाने से पहले मैं अपना पूरी सब्ज़ी ज़रूर खाया करता था। और फिर निकलते थे हम इलाकों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, मुलाकात करते थे लोगों से और चुनाव में वोट देने के लिए अपील करते थे। उसी दौरान हम शहर की तरफ से चराखवालान पे थे, तो तभी मेरे पास एक कॉल आई और उन्होंने बताया कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपकी गाड़ी देखी और झंडा लगा हुआ था गाड़ी पर राष्ट्रीय लोकदल का, तो आप जो है मुझसे मिलो, और मैं बहुत पुराना नेता हूँ। उन्होंने अपना जो नाम बताया तो मुझे जहन में एक इमेज बन जाती है किसी की भी, बहुत कोई भारी भरकम सा ऐसा शख्स जो बड़ा वजूद वाला होगा, वो मेरे जहन में। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है, हम लोग उधर ही आ रहे हैं फिर। और मैंने पंडित जी से बोला ड्राइवर साहब से कि आप उधर चलें। तो हम आ गए। अब बताई जगह पर जाकर के जब कॉल की तो एक साहब ने जो ढकेल के साइड में खड़े हुए थे, बराबर में खड़े हुए थे, उन्होंने कॉल रिसीव की। तो मैं देख रहा था कौन साहब उठाएंगे फ़ोन। तो वो एक छोटे से कद के गैर मामूली उनका हुलिया था। आवाज़ तो वही थी, पहचान गया मैं। तो मैंने उन्हें बताया कि हम गाड़ी में हैं और आप इधर आ जाओ। तो हमारे पास आए, फिर मैंने उनको गाड़ी में बिठाया। वो गाड़ी चलने लगी और बातचीत रास्ते में होने लगी। उन्होंने कुछ लोगों से ही मुलाकात कराई रास्ते में,
एक पूरा राउंड इलाके का लगवाया गाड़ी में बैठे बैठे। अब ये हम लोगों की मुलाकातें अक्सर उनसे होती थी। जिस पॉइंट पर मैं पहुंचना चाहता हूं, अब मैं वहां बात करूंगा हालत इजहार। हमारी सोसाइटी कितनी बुरी तरह से मुश्किलों में है। हमारी मीन्स सभी की, हिंदू मुस्लिम ख़ास तौर से उस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। गर्मियों के वक्त है वो, अप्रैल का महीना था। गाड़ी एसी नहीं थी, नॉन एसी गाड़ी थी। तब एसी होती थी या नहीं मुझे नहीं मालूम है। मेरे पास तो आज भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, तो इसलिए मुझे गाड़ियों के बारे में जानकारी नहीं है। हम लोग शाम के बाद वक्त मगरिब के बाद वहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने उन्हीं सबको कॉल की कि हम लोग उधर आने वाले हैं आपकी तरफ और चलेंगे कहीं, थोड़ा सा लोगों से मिलेंगे। तो मुझे खड़े हुए मिल गए सड़क के किनारे, और उनके साथ एक खातून भी थी और वो बुर्का पहने हुए थी, नकाब लगा हुआ था, बैठी गाड़ी में। तो पता नहीं कौन है क्या है। और हम मुजफ्फरा से होकर के शाहजमाल ईदगाह से गुजरे और रोडावर रोड होते हुए सासनी गेट पुलिस चौकी के सामने से होते हुए फिर वहीं आ गए जहाँ से चले थे। इस दौरान तकरीबन 1-1.5 घंटे का वक्त लगा होगा, क्योंकि 1-2 जगह रुकना भी हुआ था, 2-3 जगह रुकना हुआ था। जब ये लोग उतरे, 2 लोग जो बैठे थे, एक वो साहब और एक उनके साथ में जो खातून थी, वो गाड़ी हमारी खड़ी हुई थी कि मैंने देखा जो महिला थी उन्होंने उन साहब का एक तरह से गिरेबान पकड़ा हुआ है और कुछ उनमें कहा सुनी हो रही है। तो मैंने बुलाया, मैंने ज़रा क्या बात है, क्या कोई नहीं, बस ऐसी बात बताओ क्या बात है। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था, इतनी देर में महिला आ गई। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे कहा था कि तुमको 100 रुपये मिलेंगे और तुम गाड़ी में बैठो। ₹100 किस बात के मिलेंगे वो आप समझ गए होंगे। वो 100 रुपये में उनको लेकर के आए थे कि तुमको 100 रुपये दिलवाऊंगा। किस काम के लिए? अब मैं हैरान, अपना 100 रुपये अपनी जेब से निकाल के उनको दिए, मैंने ये लो और तुम जाओ यहाँ से। और जो साहब थे उनको रोका, उनको लगाई फटकार कि तुमको शर्म नहीं है। जो भी था बहरहाल, अब एक अजीब सी बात हुई थी वो। फिर एक रोज़ और हम लोग प्रचार कर रहे थे, दोपहर का वक्त, दोपहर के बाद तकरीबन 3:30-4 बजे होंगे, बहुत ज़ोरों की आंधी आई। और क्योंकि हम लोग प्रचार कर रहे थे, वहाँ लोगों से मिल रहे थे, गाड़ी थोड़ी दूरी पर थी, तो धूल मिट्टी सर में और तमाम भर गई। और वो भी साहब जो थे वो भी साथ में थे। तो जब गाड़ी में हम बैठे तो मैंने ऐसे ही, क्योंकि साथ में 3-4 लोग और भी थे, लोग 5-6 लोग निकलते थे, और बाकी जो थे वो सब मेरे अपने मोहल्ले के थे, सिर्फ वही एक शख्स थे वहाँ के। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा तबीयत हो रही है नहाने की, और मैं सोच रहा हूँ कि घर जाऊँ, घर जा कर के नहा कर के आऊँ, या यहाँ कोई आसपास में ट्यूबवेल हो तो वहाँ चलते नहाते उसको। तो बोले नहीं, मैं अभी चल रहा हूँ आपको लेके एक जगह, वहाँ आप नहा लो। अब वहाँ पहुँचे, ये रोरावा रोड पे मकान था। गाड़ी खड़ी की और अंदर हम पतली गलियों से होते हुए वहाँ पहुँचे। बड़ा सा मकान था, काफ़ी 300-400 गज में बना हुआ, कम जगह में था, खाली जगह बहुत थी। और दीवार के सहारे एक चूल्हा था, चूल्हे पर रोटियां वगैरह कोई बना रहा था।
या हंडिया वगैरह कुछ बन रही थी। आग जली हुई थी, इतना मुझे अभी तक याद है। वहीं साइड में एक नीम का दरख्त था, तो नीम के दरख्त के नीचे चारपाई पड़ी थी, तो कुछ कुर्सियाँ ला कर रखी गई, हम लोग बैठे। कौन है क्या है कोई जानकारी नहीं, वो उन्हीं के अपने जानने वाले थे। तो उन्होंने मुझसे कहा आप नहा लो। मैं सब चूँकि हम भाई नहाने के लिए थे, तो मैं गौसल खाने में गया और जाकर जब नहाने लगा तो फिर कुंडी बजी नहाते वक्त, तो बाहर से किसी महिला की आवाज़ आई। मैंने बताया कि मैं पीठ मल दूँ आपकी। अब ये चीज़ें तो हम कभी, शादी को इतना वक्त हो गया, कभी ऐसा नहीं कि पत्नी से ही पीठ मलवाई हो या कहीं वैसे भी। फिर बड़ी हैरानी हुई। वहाँ से चले आए हम, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर एक बार और वो दोपहर के वक्त था, उस दिन भी धूप बहुत ज़्यादा थी, तो सब लोग परेशान हो रहे थे कि ये तय हुआ कि कहीं बैठे चल के किसी होटल में और टाइम बिताएंगे। तो बोले नहीं, वो मेरे जानने वाले हैं, उनके चलते हैं। तो वो लेके पहुँचे सब एडीओ कॉलोनी में, शाहजमाल के इलाके में एक एडीओ कॉलोनी है, वहाँ एक सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं, उनमें से एक क्वार्टर में। वहाँ कोई नेता नहीं थी, नाम मुझे याद है लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। वो अकेली थी अपने घर पर, सब उनके बच्चे कोई नहीं थे। वहाँ गए सब बैठाए, तो फिर वो जो साहब थे मुझसे बोले कि आप आराम कर लें। तो एक बेड था, मेरी आदत है मैं फ़ौरन लेट जाता हूँ, अगर कहीं जगह मेरे थोड़ी सी भी चारपाई मिल जाए तो फ़ौरन अपना लेटने का बंदोबस्त दिखता हूँ। तो मैं बेड देखा तो मैं जा कर के लेट गया और मेरी आँख लग गई वहाँ। सोने में बहुत पकता हूँ, 15 घंटे 20 घंटे 18 घंटे में कभी भी सोना हो जाए तो एक बार 12-15 घंटे में आँख खुलती है। ऐसे ही जागना भी होता है, कई कई दिन तक फिर मैं जाग भी लेता हूँ। खैर वहाँ भी एक अजीब सा चीज़ें थी। कुल मिलाकर के ये कि जब मैंने सोसाइटी को देखा उस वक्त, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हुई। कई सारे वाक़यात हैं उसमें, मुख्तसर में बात ये, आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारी रेड की खबरें आप पढ़ते होंगे या टेलीविज़न वगैरह पे, और सोशल मीडिया पे रहते होंगे तो वहाँ आप देखते ही होंगे कि ओयो के जो ये नई दुकानें खुली हैं जिस्म फरोशी की, वह लीगली इलीगली हर तरह से कारोबार जिस्म फरोशी का होता है। कभी मेरठ, कभी मुजफ्फरनगर, कभी सहारनपुर, कभी बुलंदशहर, कभी अलीगढ़, तमाम जगहों से खबरें आती हैं कि ओयो के होटल पर छापा पड़ा और वहाँ इतने लोग पकड़े गए जिस्म फरोशी का धंधा करते हुए, या क्लाइंट के साथ इतने लोग पकड़े गए। एक फिल्म है प्यासा, उस फिल्म का एक गाना है, कहाँ है महाफिल खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। कहाँ है वो जिन्हें नाज है हिंद पर, वो हैं कहाँ? जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं वो कहाँ हैं? बहुत मुश्किल और बड़ी समस्या बन चुकी है ये। लखनऊ में था मैं, वहाँ के किसी वक्त बताऊँगा आपको, अजीब अजीब चीज़ें। रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप लखनऊ में, तो वहाँ आपको साइडों में खड़ी हुई वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ है वो जिनको विश्व गुरु बनाना भारत को। क्या हालत हो रही है देश की? समाज को देखें, थोड़ा नज़र डालें इधर भी, गरीबों पर भी थोड़ा
कमज़ोरों पर भी। जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना और फिर ये जो देश में बेरोज़गारी और काम धंधे बंद, लेकिन लोग लगे हुए हैं किसमें? धर्म की रक्षा करने में। धर्म खतरे में सबको दिख रहा है, मगर समाज का कोई फिक्र नहीं किसी को भी, कि समाज टोटली कोलैप्स कर रहे हैं और एक बुराई की तरफ बहुत ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रहे हैं। उधर कोई नहीं दिख रहा है, सब धर्म को लेकर के बड़े परेशान हैं, धर्म खतरे में है। मगर खतरे में तो सोसाइटी है, तो थोड़ा उधर भी ध्यान दें सभी लोग, आम आदमी भी ध्यान दे। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। कारखाने बंद हुए, जो लोग 1500, 2000, 3000 रुपया हफ्ता कमाते थे, और वो डके लगा रहे हैं, सब्ज़ी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, और वहाँ से उनकी 100-150 रुपये आमदनी होती है दिन भर में, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, फल कहाँ से खाएगा कोई। घर का जो राशन है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है आम आदमी को। तकरीबन 82 करोड़ लोगों को तो सरकारी दे रही है 5 किलो का थैला, तो महिलाएं ओयो पहुँच रही हैं और वहाँ जिस्म बेच रही हैं। शुक्रिया आप सभी का।